हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम क्या लाए हैं आपके लिए? आज जो हम लेकर आए हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस मिल गए। यहाँ पर मतलब ये है कि इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं। तो वही कुछ पैटर्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको ध्यान देना है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो ये आप समझ लीजिए एक तरह की प्रैक्टिस है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बहुत समझदारी के साथ समझिएगा। ये नहीं कि हिंदी है आपने छोड़ दिया। हम बार बार बोलते हैं, आपकी जो बोलने की हिंदी होती है वो और जो हम पत्राचार की हिंदी लिखते हैं जो हम, वो उनमें फ़र्क होता है। तो हम जो बोलते हैं बड़ी नॉर्मली बोलते हैं, तो वो कोशिश करिए कि वो नॉर्मल बोलने वाली हिंदी आपके लिखित कार्य में नहीं आनी चाहिए। तो यही कोशिश करते हुए आगे बढ़िएगा। तो आज जो हम लाए हैं वो है क्लास 12th की कोर की जो बुक है आपकी, आरोह 2 और वितान 2। इसके हम आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सारे ही चैप्टर हैं, ध्यान रखिएगा कि किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इनमें काव्य खंड के भी हैं, गद्य खंड के भी हैं और हमारे वितान के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो ये पंक्ति है ना हमारी, ये हमारी पंक्ति जो है दी हुई थी, ये उषा कविता की थी। तो इसमें इस पंक्तियों को ऊपर क्वेश्चन पूछा है। नई कविता में कोष्टक यानी कि ये जो ब्रैकेट दिया है, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। अब ये जैसे कोष्टक में यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ है। अगर कहीं अब ये जो पूरी कविता पढ़ेंगे तो इसके एंड में जाके पूर्ण विराम लगता है, बीच में नहीं लगा हुआ कहीं पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये भी कोई मतलब होता है, किसी कारण से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। अब इसमें जो हमारे सामने पंक्ति दी है, इसमें कोष्टक में जो चीज़ लिखी है, इससे कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हो रहा है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। अब सुबह सुबह क्या होती है? नमी होती है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य है ये कि मौसम में नमी है। नमी के कारण क्या है, जो राख से लीपा हुआ चौका होता है, जैसे रात में जो भोजन करने के बाद लीप दिया जाता है, वो सुबह उषा के टाइम तक गीला है। क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी थी। और इससे क्या है कि अभी जो है सूर्योदय नहीं हुआ, यानी कि गर्माहट नहीं आई, ताकि वो चौका जो है वो सूख जाता। तो इन सब अर्थों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना। अब आप इसको लिखोगे कैसे? देखिए कैसे लिखा है। नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व मिला है। ये जो कविता उषा थी, ये नई कविता में ली गई है। हम आप जैसे देखते हैं द्विवेदी युग है, आप इन सब युगों की तरह अभी जो नया आता है वो आता है नई कविता का युग है ये। तो ये जो उषा कविता है ये नई कविता के युग में आता है और इसमें प्रयोग धर्मिता बहुत है। मतलब बहुत ज़्यादा तरह तरह के प्रयोगों के साथ में आपके सामने कविताएं प्रस्तुत करी जाती, वो जिनको हम सोच भी नहीं सकते इस तरीके से करते हैं। अब जैसे आप ब्रैकेट में दे दिया, हमने कहा हाँ गीला है, यानी कि उसमें पानी अभी है। लेकिन अब इसके पीछे के अर्थ को भी निकाला जाए, यानी कि वातावरण में नमी है, यानी कि सूर्योदय नहीं हुआ, वातावरण में गर्माहट नहीं आई। बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं इसके। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी ही चेतना दिखाई देती है। अभिव्यक्ति के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिलती है, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। कोष्टक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया गया। अब कोष्टक का जो इस्तेमाल किया गया है, कवि जो चीज कहना चाहते हैं उसको और अच्छे ढंग से बताने के लिए उन्होंने इस कोष्टक का इस्तेमाल किया है। यहाँ कोष्टक में लिखित पंक्ति अभी गीला पड़ा वस्तुतः राख से लिपे चौके की पूरी जानकारी देता है, यानी कि रात में जो चौका लीपा गया था उसकी जानकारी देता है। यह आकाश रूपी चौके की ताजगी एवं नमी की सूचना देता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, चौका जो है वो गांव में है, घर में है, वो गीला है। क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी है। उसी तरीके उन्होंने चौके को क्या बता दिया, आकाश बता दिया कि आकाश में भी नमी है, चौके में भी नमी है और आकाश क्या दिया, चौका रूपी आकाश, यानी कि चौके को आकाश बताया गया है।
कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दृश्य परिवर्तन की सूचना देने वाला प्रमाणित होता है। मैंने बताया ना, सिर्फ एक पूर्ण विराम है। विराम चिन्ह के बाद उषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है। पंक्तियों के बीच स्थान बिंबों की सार्थकता को स्पष्ट स्थापित करते हैं। तो अब यहाँ पर जो लास्ट में जो पूर्ण विराम दिया गया वो क्या दिया गया, जहां पे उषा का जादू टूट रहा है, यानी कि जहां से सूर्योदय हो रहा है, वहां पर पूर्ण विराम दिया गया। क्योंकि कविता उषा की है, यानी कि वहां पे उषा जो है तुरंत वो परिदृश्य बदल जाता है। अब कविता के बीच में कई जगह पर स्थान खाली दिया गया है। पंक्तियों, एक पंक्ति दो पंक्ति का गैप दिया गया है। वो क्यों है? वो हमें बिंब दिखाता है कि दृश्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, आपको दिया गया है ना, दृश्य बिंब देखने के लिए दिया गया है। जो नमी है, गीलापन है, वो हमारा स्पर्श बिंब में आता है। तो इस तरीके से बिंबों का इस्तेमाल यहाँ पर कब किया गया है? जहाँ पे पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान को व्यक्त किया गया है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उषा कविता के आधार पर कवि के प्रतीक प्रेम तथा बिंब धर्मी चेतना को स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने बिंब की बात करी, तो यहाँ पर उन्होंने प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है और बिंबों का भी इस्तेमाल किया है। तो कवि को इन सब चीज़ों से बड़ा प्रेम है, आपको समझाना है। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तो इन प्रतीकों को हम समझते हुए चले थे। बिंब आप उनके हिसाब से भी लगा सकते हो, तो हम बताते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से प्रकृति के पल पल बदलते स्वरूप को स्पष्ट किया है। कविता में नीले आकाश को नीला शंख का प्रतीक के रूप में बताया, ठीक है ना। नीला शंख यानी जैसा शंख होता है वैसा नीला आकाश बताया, तो ये एक प्रतीक दिया उन्होंने। नीला शंख अपनी स्वच्छता और निर्मलता के लिए उसी रूप में जाना जाता है जैसा आकाश। तो नीला, आप शंख तो देखते हो कि कैसा होता है, शंख तो सफ़ेद होता है, लेकिन नीला शंख जो है वो बहुत ही स्वच्छ होता है, यानी कि जो नवनिर्मित जो शंख होता है वो नीला होता है। तो वो हमेशा समुद्र के अंदर रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। तो इसी तरीके से उस नीले शंख को कैसे बताया उन्होंने? आकाश की तरह, क्योंकि आकाश भी नीला रहता है और जो नवनिर्मित शंख होता है वो भी नीला ही रहता है। कवि ने विविध बिंबों के सहारे प्रातःकाल के वातावरण को चित्रित करने में सफलता पाई है। इन प्रतीकों तथा बिंबों से कवि का चित्रकार मन कुशलता के साथ सामने आता है। तो इन्होंने यहाँ पर जहाँ प्रतीक दिए हमने आपको बताया, वहीं पे उन्होंने क्या बताया है? बहुत सारे बिंब का इस्तेमाल किया। बिंब तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दृश्य बिंब भी है, आपका स्पर्श बिंब भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका श्रव्य बिंब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सुनने लायक कोई चीज़ को नहीं बताया गया है, सिर्फ देखने लायक और महसूस करने लायक बिंबों का इस्तेमाल किया गया है। तो और साथ ही इन्होंने प्रतीक बताए। अब जैसे अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर गीला चौका क्या था? वो भी आकाश का ही बिंब था। तो कई प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कविता में जो है अब बहुत ही प्रयोगों का प्रयोग किए हैं। बिंब भी बहुत अच्छी जगह और प्रतीकों का भी इस्तेमाल। प्रश्न संख्या 3 है, उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर आप इस कविता को गांव की सुबह की गतिशील चित्र कह सकते हैं? यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का जो है प्रयोग किया गया जिससे हम कह सकते हैं कि ये गांव का एक परिदृश्य है। अब देखिए, चौका है, स्लेट है, स्लेट वगैरह पे हम लोग शहरों में तो लिखते नहीं हैं, स्लेट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? गाँव में होती हैं। तो ये सब गाँव का दिया है। तो देखिए क्या है, कविता में अनेक ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उषा गांव की सुबह के गतिशील चित्र को प्रतिबिंबित करती है। राख से लीपा हुआ चौका, केसर के रंग से युक्त काली सिल जिसमें मसाला पीसा जाता है, तो वो भी कहाँ? गांव में। आजकल तो शहरों में लोग मिक्सी इस्तेमाल करते हैं। तालाब में किसी गौर झिलमिल देह का हिलना, तो ये कहाँ है? जैसे लगता है तालाब में कोई गोरी जो है वो पानी भरने के लिए सुबह सुबह जा रही है। वो आदि उपमानों को देखकर निश्चय ही कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। भाई गांव में तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, सब लोग बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो किस तरीके से सुबह सुबह कार्य शुरू होता है, उसी के साथ इन्होंने सुबह को व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट चैप्टर है, कवितावली के छंदों में अपने युग की आर्थिक एवं आर्थिक अथवा सामाजिक विषमता की अभिव्यक्ति है, कथन की पुष्टि कीजिए। कवितावली की छंदों में
जो है कवि ने उनके जो टाइम की जो आर्थिक विषमताएं थी, यानी कि किस तरह की आर्थिक परेशानी थी, सामाजिक परेशानियां थी, उन सब का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था। ये चीज़ उन्होंने हमें बहुत अच्छे से व्यक्त किया। तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी है, क्या ये सही है या नहीं है। तो क्या है, तुलसीदास मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने युगीन चेतना का सुंदर समावेश काव्य में किया है। कवितावली से उद्यत पदों के अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि तुलसी को अपने युग की समस्याओं की अच्छी समझ थी। वे संत होते हुए भी जनता की पीड़ा से वाकिफ थे। उन्हें समाज में व्याप्त गरीबी, बेकारी और भुखमरी का ज्ञान था। तो जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे पहले और दूसरा जो हमारा पद दिए गए थे, उनमें ये सारी चीज़ें थी। सामाजिक जितनी विषमताएं थी, जितना सामाजिक क्या कहते हैं आपका परेशानियां चल रही थी, उन सभी का पूरी तरीके से वर्णन वहां पर किया गया था। किसान, मजदूर, बनिक, बनिया इत्यादि वर्गों की जीविका के हास को कवि ने बताया। ठीक है ना, बनिक, इन लोगों के पास क्या था, इनके पास काम नहीं था। इनमें भयंकर बेकारी तथा भूख का चित्रण सामने आया। पेट की आग का असर सभी व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से नजर आता था। काम न मिलने की विवशता में लोग ऊंच नीच कर्म कर रहे थे तथा धर्म अधर्म विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक सामाजिक विषमता को ठीक से समझा है। तो उन्होंने क्या बताया था, लोगों को करने के लिए कार्य नहीं था, यहाँ तक कि भिखारी को भीख तक नहीं मिल रही थी। पेट भरने के लिए धर्म अधर्म तक का वो लोग ज्ञान भूल गए थे, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटी को भी वो लोग बेचकर अपने पेट की आग को बुझाने के लिए तैयार थे। तो इस तरीके से उन्हें सिर्फ ये नहीं था कि वो सिर्फ काव्य रचना में थे, उन्हें अपने समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का पूर्ण रूप से ज्ञान था, जिसे उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो आगे के जो पद थे, उनमें राम लक्ष्मण जी के जो प्रेम है उसके बारे में भी उन्होंने अभिव्यक्त किया था। तो वो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच जो प्रेम संबंध थे वो वाकई कैसे थे। श्री राम लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्हें मूर्छित देखकर श्री राम विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण के वन जा आने का कारण स्वयं को मानते हुए स्वयं को दोषी ठहराते हैं। वे नारी हानि को भातृ हानि के समक्ष कमतर मानते हैं। लक्ष्मण को बिछुड़ते देख राम आत्मज्ञाली और शोक से पीड़ित हो जाते हैं। वे स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने बोला, जब वो मूर्छित सामने पड़े थे, उन्हें होश नहीं आ रहा था, तो विलाप कर रहे थे वो कि क्या भाई, हम यहाँ पर तुम मेरे कारण आए, मुझे वनवास प्राप्त हुआ था, मुझे आने, लेकिन तुमने जिद करी, मैंने तुमको आने दिया, और अब मैं नारी, जब मतलब मेरी ही स्त्री को बचाने के लिए आज तुम मृत्यु की गोद में आ गए हो। अगर नारी की मृत्यु, मतलब मेरी जो स्त्री है वो चली भी जाती तो दूसरी आ जाती, लेकिन भाई जब चला जाता है तो दूसरा नहीं आता। इस तरीके से वो विलाप कर रहे थे मूर्छित लक्ष्मण को लेकर। तो यहाँ पर उन दोनों के प्रेम को कवि ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण ने क्या सुनना पड़ा। अब उसके सभी वीर जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रावण के बहुत विचलित था, तो वो जाके कुंभकर्ण को जगाता है। तो कुंभकर्ण जब उसके व्याकुल मुख को देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो हनुमान का वक्तव्य बताता है, किस तरह हनुमान जो आए थे उन्होंने पूरी लंका जला दी, राम और लक्ष्मण ने सारे वीर मार गिराए। तब इसके बदले में कुंभकर्ण क्या कहते हैं, तो वही सारा आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, कुंभकर्ण द्वारा पूछे जाने पर रावण अपनी व्याकुलता बताते हुए कहता है कि हनुमान के रूप में साक्षात काल का देह धारण किए हुए लंका में हाहाकार मचा दिया है। इस बात पर कुंभकर्ण ने रावण से कहा, भ्राता आपने सीता हरण किया है, इस कारण हनुमान सारे असुरों का संहार कर रहा है। वो हनुमान को लेकर व्याकुल थे, तो उन्होंने हनुमान कहा कि आपने सीता का हरण किया, सीता जगत जननी का हरण किया है, तो इसलिए जो है हनुमान जो काल बनकर पूरी लंका का नाश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवाली की रात मां के वात्सल्य का चित्रण कवि यानी कि शायर ने किस प्रकार किया है। तो यहाँ पर रुबाइयाँ और गज़ल से हमारे पास में आया है। दीपावली की रात का जो वर्णन था वो हमें बताना है कि माँ का प्यार किस तरीके से झलक रहा है। तो क्या है, दिवाली की शाम को घर स्वच्छ और पवित्र
बनाया गया है, घर को खूब सजा दिया गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। उस रूपमती के चेहरे पर एक आभा है। वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है तथा उसमें एक दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा गर्व से फूला हुआ है। तो यहाँ पर क्या था कि जो है घर की जो स्त्री होती है वो घर को साफ स्वच्छ करती है, लाई लाती है, दीपक जलाती है, खिलौने लाती है। बच्चे ने भी एक घरौंदा बनाया है, उसमें दीपक जलाती है, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा आभा है। वो सभी चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बहुत सारे छंदों, रुबाइयों, गज़लों, जितने भी आपके काव्य की जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं, तीनों को ही अच्छे से पढ़िएगा। किसी एक लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, फिराक गोरखपुरी की गजल वियोग श्रृंगार से संबंधित है कैसे। अब जो फिराक गोरखपुरी ने जो हमारे सामने गजल व्यक्त करी है, ये वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। कैसे? तो देखिए आप सभी को पता है कि श्रृंगार जो रस होता है उसमें दो उसके रूप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग जहाँ पे नायक नायिका मिलते हैं, उनका प्रेमालाप होता है, वहाँ पर संयोग होता है। और जहाँ बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने का जो भाव व्यक्त होता है वो वियोग श्रृंगार। उनकी पूरी गजल में उन्होंने ये चीज़ व्यक्त करी हुई है कि वो अपनी प्रेमिका से दूर है और इतनी दूरी के बावजूद भी वो अपनी प्रेमिका को हमेशा याद करते रहते हैं, यानी कि वो तड़पते रहते हैं। तो पूरी तरीके से वियोग श्रृंगार रस से उनकी गजल भरी हुई है। गजल उर्दू शायरी यानी कि कविता की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें प्रेम तथा श्रृंगार को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, वियोग तथा संयोग। वियोग श्रृंगार को विरह भी कहते हैं। फिराक गोरखपुरी की इस गजल में वियोग श्रृंगार को महत्व मिला है। यह वियोग प्रेमिका से दूर होने के कारण सामने आया है। तो जाहिर सी बात है भाई, वियोग कब होगा? जिसको हम चाहते हैं, हम प्यार करते हैं, वो हमसे दूर होगा, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? वियोग श्रृंगार आ जाता है। हम मतलब उसमें वियोग विरह में तड़प रहे होते हैं और उस तड़पन में हम जो चीज़ कहेंगे, जो बोलेंगे, जो गीत गाएंगे, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस से परिपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 9 है, शायर अपने गम यानी कि विरह का इजहार किस प्रकार करता है। अब यहाँ पर उन्होंने पूरी गजल में ही अपने विरह को व्यक्त किया है। तो अब हम पूरी गजल तो लिख नहीं सकते, तो उसे आपको क्या करना है? संक्षिप्त करके लिखना है। जो जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं उसकी महत्वपूर्ण लाइनों को यहाँ पर आप यहाँ लिख देंगे। देखिए कैसे। शायर का गम अर्थात विरह प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है। वह सौंदर्य तथा प्रेम में खो जाना चाहता है। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें दीवाने ही करते हैं, यानी कि प्रेम पाना चाहते हैं, सौंदर्य में डूब जाना चाहते हैं। तो जो प्रेमी होते हैं वही ये सब चीजें करना चाहते हैं। शायर को विरह में भी विवेक का भान है। वह अपने विरह को अपने में ही समेटना चाहता है। मतलब विरह है लेकिन तब भी वो इतनी चेतनामय है, ये नहीं है कि वो एकदम प्रोपेगेंडा फैला दे कि हाँ मैं दुखी हूँ, वियोगी हूँ, ऐसा नहीं। वो अपने वियोग को अपने अंदर समेट के अपने ही अंदर रख रहा है, दूसरों को नहीं बता रहा है वो चीज़। किंतु रात के अंधेरे में वो अपने दर्द को रोक नहीं पाता और चुपके चुपके रो लेता है। मतलब दिन के समय जब वो सभी के सामने है तो अपने आप को रोके हुए अंदर अपने सारे दर्द को रखा है, लेकिन रात के समय जब सन्नाटा है, अकेलापन है, तो वो रोक नहीं पाता और चुपके चुपके रात में अकेले अकेले रो लेता है। शायर का गम दुनिया से अलग है। उसका विरह अपनी प्रेमिका को याद करने से बढ़ता है, किंतु वह ऐसा समर्पित प्रेमी है कि हर क्षण उसे याद करता है। अब यहाँ पर जो शायर का प्रेम है वो क्या है? जब वो अपनी प्रेमिका को याद करता है तो उसका दर्द और बढ़ता है, ठीक है ना, वो हमारे पास नहीं है। और जैसे जैसे वो याद करता जा रहा है उसका दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दर्द बढ़ेगा तो वो याद नहीं करेगा, लेकिन तब भी वो क्या है? हर पल अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। इतना समर्पित प्रेमी है वो। अब हमारे पास जो प्रश्न संख्या 10 से आ रहा है वो है हमारा गद्य खंड का, पहलवान की ढोलक से। क्या? रात्रि के सन्नाटे को जब सियारों और उल्लुओं की आवाजें भंग नहीं कर पाती, तब गांव में संजीवनी शक्ति कौन भर देता था। जब गांव में महामारी फैली हुई थी तो चारों तरफ सन्नाटा था, सियारों उल्लुओं तक की आवाजें आती थी। तो उस सन्नाटे में जो सन्नाटा जो है
मतलब जो सियार उल्लू बोलते थे उनकी आवाज़ भी वो सन्नाटा तोड़ नहीं पाती थी, क्योंकि चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी जो सन्नाटे को भंग करती थी, वो क्या थी? वो थी हमारे पहलवान लुट्टन पहलवान की ढोलक। जब वो बजाते थे तब वो सन्नाटा, क्योंकि वो सब में जोश भरती थी कहीं ना कहीं। तो कैसे लिखेंगे? भीषणताओं से भरी हुई रात्रि को केवल और केवल पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक ही ताल ठोक कर ललकारा करती थी। संध्या से भारी रात पौ फटने तक उसकी ढोलक लगातार एक सरस स्वर में बजती रहती। उस ढोलक की आवाज उस निस्तब्ध रात्रि में मृत गांव के सभी वासियों में संजीवनी की शक्ति भर देती थी। मतलब वो गांव, वो रात शाम से लेकर सुबह सूरज निकलने तक उसकी ढोलक एक ही स्वर में पूरा बजती रहती थी। और ये ढोलक क्या है जो इस मृत पड़े गांव में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मौत हो ही रही थी, सभी डरे हुए थे, तो उन लोगों के अंदर एक हिम्मत और ताकत देती थी उसकी ये ढोलक की आवाज़। तो वो इसीलिए सारी सारी रात उस ढोलक को बजाता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह का गांव किन बीमारियों की विभीषिका से थर थर कांप रहा था, वर्णन कीजिए। लुट्टन सिंह का गांव जो है उसमें कौन सी बीमारी फैली हुई थी जिससे पूरा गांव बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था? किस कारण से सारे गांव के लोग पूरी तरीके से डर जा रहे थे? लुट्टन सिंह का गांव सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारी से ग्रस्त होकर शिशु की तरह कांप रहा था। किसी भी गांववासी की आह और सिसकियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज सुनने में नहीं आ रही थी। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर में माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। तो क्या किस मतलब पूरी तरह मौत का सन्नाटा बिखरा हुआ था। सभी लोग हैजा मलेरिया फैला था। हर गांव मतलब हर दिन उस गांव में 7 से 8 अर्थियां उठी रही थी। कोई घर ऐसा नहीं था जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। छोटे छोटे बच्चे भी बीमार थे तो वो भी माँ माँ बहुत दबे स्वर में चिल्लाते थे। माँ भी सिसकियां लेती थी एकदम दबे स्वर में। तो सबको डर था कि कहीं मौत हमारे घर का रास्ता ना देख ले, इसलिए चुपके चुपके हर एक कार्य हुआ करता था। प्रश्न संख्या 12 है, राजा साहब ने लुट्टन को सहारा क्यों दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था? तो लुट्टन सिंह ने क्या किया था, उसने पहलवान को हरा दिया था। राजा साहब बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने उसे राज पहलवान बना लिया था। जब राजा की मृत्यु हो गई, उनके बेटे आ गए, तो उन्हें पहलवानी पर खर्च करना जो है वो फिजूल खर्ची लगी। तो उन्होंने जो है सारे पहलवानों को राजमहल से निकाल दिया था और वो गांव आके रहने लगे थे। तो इसी को आपको पूरा डिटेल में लिखना है जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है। कैसे दिया देखिए। लुट्टन सिंह सुडौल शरीर वाला एक देहाती पहलवान था। उसने एक बार श्यामनगर के राजा से आज्ञा लेकर पंजाब के पहलवान चांद सिंह को ढोलक की ताल का अनुसरण कर चित्त कर दिया था। तो क्या ढोलक की ताल पर ही उसने क्या है, इतने बड़े जो है पहलवान है उसको चित करके गिरा दिया था। अतः राजा साहब ने खुश होकर उसे अपने दरबार में रख लिया और उस दिन से राजा साहब के देहांत तक वह राज पहलवान बना रहा। तो पूरा उससे फिर किसी से लड़ने की परमिशन ही नहीं थी कि वो किसी और से लड़ाई करेगा। तो राज पहलवान वो जब तक राजा की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो राज पहलवान बना रहा और राज सुख भोगता रहा। फिर क्या हुआ, श्यामनगर के राजा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने विलायत से आकर राजपाट संभाला। उनके पुत्र को पहलवानी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जब 15 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात उन्होंने राज पहलवान को पद से हटा दिया, तब लुट्टन सिंह अपने पुत्रों के साथ गांव आकर कुछ समय तो गांव वालों की सहायता से तथा अंत में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करने लगा। तो शुरू में भाई राज पहलवान था, गांव आके रहा था, तो राज पहलवान की नियत से गांव वालों ने मदद करी, लेकिन कब तक मदद करते, फिर अंत में आके क्या हुआ, उसको मजदूरी करनी पड़ी और अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। प्रश्न संख्या 13 है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नमक, उससे लिया गया है। सफिया यह क्यों सोचती है कि लाहौर कहाँ खत्म हुआ और अमृतसर कहाँ शुरू हुआ? जब वो वापस ट्रेन से लाहौर से अमृतसर आ रही थी तो अटारी स्टेशन पे क्या होता है, पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं पुलिस वाले होते हैं उतर जाते हैं और इंडियन फोर्स चढ़ जाती है, इंडियन आर्मी वहाँ पर चढ़ जाती है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, अटारी का जो अटारी लास्ट स्टेशन माना जाता है,
भाई दोनों देश आपस में जुड़े पहले ही थे, तो अभी भी कोई ऐसा थोड़ा लकीर खींचने से देश अलग हो गए तो वहाँ के लोगों का पहनावा, रहन सहन, बोलचाल बदल गई, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ सभी के लोगों की गलियाँ, मकान एक जैसे ही लग रहे थे, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पहनावा एक जैसा था, बोलचाल एक जैसी थी। तो उसको ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे लाहौर ख़त्म हुआ और कहाँ पर अमृतसर शुरू हो गया। लेकिन बस उसे तकलीफ़ ये थी कि भाई दोनों अब एक दूसरे देश थे, प्यार मोहब्बत उतनी थी तो कुछ लोग, काफ़ी लोगों के अंदर दिलों में थी, वो अपनी अपनी जगह जाना चाहते थे। लेकिन ये था कि दूसरा देश है, और दूसरा एक तो बात ये थी कि दुश्मनी भी हो चुकी थी, तो सबकी बंदूकें भी भरी पड़ी थी कि हाँ कभी कुछ गलती हो तुम तुरंत लड़ाई शुरू कर दें। तो ये भी एक तकलीफ़ कहीं ना कहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, जब सफिया रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी तब अटारी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी पुलिस ने उतरकर रेलगाड़ी हिंदुस्तानी पुलिस के हाथ में सौंप दी। वहां पर एक ज़मीन थी, एक ही ज़बान यानी कि भाषा, एक ही जैसे लोग, उनके एक जैसे कपड़े और एक ही प्रकार का उनका अंदाज था। सफिया यह भी सोचती है कि वे एक दूसरे को गालियां देकर भी प्यार जता रहे थे। गालियां देते हैं, बोलते ना आप लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ होते हो, मुंह से गालियां निकल जाती है तो इसका मतलब ना दुश्मनी है, आप प्यार से बोल देते हो। परंतु एक ही समस्या जो इन सब भावनाओं को मिटा रही थी वह थी कि दोनों तरफ बंदूकें अभी भी भरी हुई थी। मतलब गालियां दे रही थी, उनमें भी प्यार था, लेकिन बंदूकें, दोस्तों में हथियार तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर क्या था, हथियार आ गए थे, और ये सारी भावनाएं उस हथियार के सामने कहीं ना कहीं मिट जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था? नमक लाने में किन किन का सहयोग मिला? नमक, क्योंकि उसने ज़बान दी थी कि वो नमक लाएगी, उसको सफ़िया को वो लेडी जिन्होंने नमक मंगाया था वो अपनी माँ की तरह लग रही थी, तो माँ का दिया वचन तो वो तोड़ नहीं सकती थी। और रही बात नमक को लाने में, तो पाकिस्तान, लाहौर के जो कस्टम अधिकारी थे वो, भारत के जो कस्टम अधिकारी थे वो, दोनों ने ही उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि नमक को लाने दिया था। नमक कहानी में मौजूद नमक की पुड़िया में भारत एवं पाकिस्तान के बीच आरोपित भेदभाव के बावजूद मोहब्बत का नमकीन स्वाद व्याप्त है। तो ये एक प्रतीक के तौर पर नमक को इस पाठ में इस्तेमाल किया गया है कि ये दोनों देश भले ही एक दूसरे के दुश्मन हों, यानी कि इनमें नमकीनपन हो, लेकिन तब भी एक ही ज़मीन से ये दोनों पनपे हैं, तो वो एक प्यार का भाव भी था। तो नमक के माध्यम से था कि दो देश अलग ज़रूर हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति इन दोनों के दिलों में प्यार है, ये चीज़। तो ये नमक जो है वो प्रतीकात्मक तौर पे मोहब्बत को दिखाता है। नमक की पुड़िया मानवीय भाईचारे एवं प्रेम की प्रतीक बन गई। नमक की पुड़िया का सफ़र दोनों तरफ के लोगों के बीच की मोहब्बत को प्रमाणित करता है। इसी कारण सफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण हो गया था। नमक लाने में दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों ने अपना पूर्ण सहयोग किया था, यानी कि दोनों तरफ के जो कस्टम अधिकारी थे उन्होंने नमक लाने में सफिया का पूर्ण रूप से सहयोग दिया था। उन्होंने उधर से जाने दिया और इधर से उन्होंने जाने दिया था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों ने सफिया की सोच का सम्मान किया। तो वो भाई नियत उसकी अच्छी थी नमक ले जाने की, इसलिए कस्टम अधिकारियों को लगा कि नहीं वो सही है, लेडी जो कर रही है, तो उसको ले जाने देते हैं। उन्होंने भाईचारे एवं प्रेम की ऊंची मान्यताओं को बनाए रखने के लिए कानून का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी ने दिल्ली को अपना वतन यानी कि जन्मस्थली माना, तो भारत के कस्टम अधिकारी ने ढाका को। दोनों ओर के लोगों के दिलों में राजनीतिक सीमा अपना अर्थ खो चुकी थी। तो मतलब राजनीतिक तौर पे जो विभाजन हो चुका था वो प्रेम भाव के कारण उन लोगों के दिलों में वो चीज़ अभी भी थी, क्योंकि भाई जब ये विभाजन हुआ तो भारत के बहुत सारे लोग जाकर पाकिस्तान में बसे और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ आकर बसे। तो मगर उनकी जन्मस्थली जो थी, कहते हैं ना कि हमारा जो बर्थ प्लेस होता है उससे हमारा एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो इन कस्टम अधिकारियों के साथ सेम यही सिचुएशन थी और वो अपनी जन्मस्थली से बहुत प्रेम करते थे। वो जानते थे कि सफिया जो कर रही है वो सिर्फ प्रेम भाईचारे के तहत ही कर रही है, किसी गलत इंटेंशन से नहीं कर रही है, इसलिए वो उसको वो नमक ले जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, नमक कहानी से लेखिका के द्वारा दिया गया संदेश स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। लेखिका ने नमक नामक कहानी में नमक के बहाने भारत और पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी को जीवित किया है। बहुत भयानक त्रासदी थी, तो उसको हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने।
जिसकी फांस आज भी उन भारतीयों के मन में है जो भारत और पाकिस्तान में बट गए। विभाजन के कारण सिर्फ देश की सीमाएं ही नहीं बल्कि परिवार तक बट गए। परिवार के परिवार इस प्रकार एक दूसरे से बिछड़ गए कि उनका मिलना मुश्किल हो गया। विभाजन दोनों धर्मों के लिए केवल पीड़ा ही लेकर आया। लेखिका इस कहानी के बहाने भारत और पाकिस्तान की जनता और अधिकारियों में छुपी हुई भावनाओं को दर्शाती है, जो विभाजन से आज भी खुश नहीं है। विभाजन के कारण क्या हुआ ना, कब कुछ भाई परिवार के कुछ सदस्य वहीं रहना चाहते थे। मान लीजिए पहले ज्वाइंट फैमिली थी, तो अब ताऊ जी जो है वो वहाँ रहना है, बड़े भाई वहाँ रहना चाहते हो तो उनका पूरा परिवार वहाँ है। छोटा भाई तो है वो कह रहा नहीं हम हिंदुस्तान जाएंगे, तो वो वहाँ चले। तो इस तरीके से पूरे के पूरे परिवार बट गए। तो ऐसे बटे कि दोबारा मिलना मुश्किल हो गया। दो अलग अलग देश, वो भी राइवल देश बन गए। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ बताई कि भले वो बट गए हों लेकिन दिलों में मोहब्बत अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में जाति प्रथा किस रूप में स्थापित की गई थी? ये हमारा जो लास्ट चैप्टर था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और हमारा आदर्श कल्पना, अंबेडकर जी का आदर्श कल्पना का आदर्श समाज। तो ये दो उनके भाषण थे जो यहाँ पर रखे गए थे, उन्हीं का हमारा पाठ था। तो उसमें से इन्होंने पूछा है जाति प्रथा किस रूप में स्थापित की गई थी हमारे बीच में। तो वो कैसे स्थापित की थी? श्रम विभाजन के रूप में स्थापित की गई थी कि शूद्रों का काम अलग कर दिया गया, ब्राह्मणों का काम अलग कर दिया गया, क्षत्रियों का काम अलग, मतलब उनको कास्ट के अकॉर्डिंग उनके काम को डिवाइड कर दिया गया था। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था संचालित की जाती थी। इसका आधार श्रम विभाजन ही था। समाज में ब्राह्मण पठन पाठन के लिए हो गए, ब्राह्मण जो थे वो क्या, उन्होंने पढ़ाई के काम के लिए कर दिए। क्षत्रिय राजपाट तथा सैन्य व्यवस्था के लिए हो गए। वैश्य वाणिज्य व्यवसाय के लिए थे। तीनों वर्गों तथा समस्त समाज हेतु सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शूद्र हो गए। ये और पूरे समाज के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाए वो शूद्रों के माध्यम से उनको दे दिया गया, उनके कार्य करने के लिए। इच्छा और रुचि से उस समय व्यवसाय बदले भी जा सकते थे। मतलब बहुत जब ये विभाजन हुआ तो आप, आपकी इच्छा है तो आप अपना व्यवसाय बदल सकते थे। इसका उदाहरण है विश्वामित्र का राजा से ऋषि होना। विश्वामित्र पहले राजा थे, बाद में ऋषि हो गए। तो एक क्षत्रिय जो क्या हो गया था, वो ऋषि बन गया था। तो ये दर्शाता है कि वो बदला जा सकता था। यह एक स्वस्थ श्रम विभाजन व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ साथ इस व्यवस्था को कठोर एवं रूढ़िग्रस्त बना दिया गया। तो पहले क्या था, आप अपने हिसाब से बदल सकते थे, सही था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये एकदम कठोर कर दी गई। मतलब आप अपने अनुसार अपने व्यवसाय को नहीं बदल सकते, तो उसको एकदम स्टिक कर दिया गया कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं आपको वही कार्य करना है, आप उसको बदल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती है? भारत की जो जाति प्रथा है वो क्या क्या काम करती है, किस तरीके से हमें क्या चीज़ मुहैया करा रही है या हमारे बीच क्या तकलीफें दे रही है, ये सभी आपको बतानी है। भारत की जाति प्रथा को आधुनिक समाज उचित नहीं मानता। क्या आप जाति प्रथा आज के समय मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हमारे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। भाई आज हम देख रहे हैं हर वर्ग का आदमी हर फील्ड में काम कर रहा है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड व्यक्ति, जरूर है ना कि ब्राह्मण को अगर पठन पाठन पे काम कार्य था तो अब वहां पे क्षत्रिय नहीं आ रहे या वहां पे वैश्य नहीं आ रहे कि शूद्र नहीं आ रहे, सभी लोग पठन पाठन के कार्य में हैं। आप देख लीजिए, किसी भी ऑफिस में जाइए, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग आप लोग को वहां काम करते मिलेंगे। तो आधुनिक समय में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का एहसास भी करा देती है, जो सर्वथा अनुचित है। मतलब यहाँ पर क्या है इस लाइन का कि वो एक तो उसने जाति प्रथा के अनुसार से लोगों के काम को बांटा था, लेकिन साथ ही साथ इस व्यवस्था के कारण उन लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव भी उत्पन्न किया, जिससे उन लोगों के भाव, मतलब उनकी फीलिंग्स को कितनी ठेस पहुंचती थी। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम किसी की फीलिंग को, भाई जन्म पे किसी का अधिकार नहीं है कि कोई एक ब्राह्मण में हुआ, ब्राह्मण जाति में हुआ, कोई क्षत्रिय हुआ, कोई शूद्र हुआ, इसमें उस व्यक्ति का कहीं कोई वश नहीं है। तो उस आधार पर उसको दोष देना कहाँ सही है? आप उसको तरह तरह की बातें सुनाएं, उसको बोले, तो ये तो गलत है। उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य है।
इससे देश में विषमता की भावना प्रबल होती है तथा भ्रष्टाचार भी फैलता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया है। तो ये क्या है? विषमता, यानी कि लोगों में भेदभाव उत्पन्न करती है, ऊंच नीच उत्पन्न करती है। तो ऐसी समाज व्यवस्था विश्व के किसी समाज में नहीं पाई जाती जैसी हमारे देश में पहले थी। प्रश्न संख्या 18 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। उन्होंने अपनी कल्पना के एक आदर्श समाज के बारे में हमें बताया। तो उस समाज में वो क्या क्या चीजें चाहते थे, उन चीजों को आपको यहाँ संक्षेप में लिखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित था। स्वतंत्रता यानी कि वहां पर हर तरह की स्वतंत्रता हो, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपने कार्य को चुनने की स्वतंत्रता हो, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता हो, सब चीज की स्वतंत्रता थी। समता यानी कि बराबरी थी। भ्रातृत्व यानी कि सभी जाति धर्म के लोग आपस में भाई की जो फीलिंग होती है, भाईचारे की फीलिंग होती है, उसके साथ रहते हैं। समाज में जब भाईचारा बढ़ेगा तभी हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। समाज के सदस्यों को प्रारंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर सभी जब भाईचारे का भावना होगी तो हर एक क्षेत्र में हम उस व्यक्ति को बराबर रखेंगे। अगर भाईचारे की भावना नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में हम बराबरी नहीं ला सकते। तो यहाँ पर जो मेन थी स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये तीन चीजें, जो तीन पिलर थे, इन्हीं पे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कल्पनाओं का आदर्श समाज खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनुमान लगाइए कि मोहनजोदाड़ो में अब बड़े घरों में छोटे कमरे होने का क्या कारण था। अब ये हमारी जो पूरी पुस्तिका है वितान, तो ये वितान से लिया गया है। अब वितान में हमारे अतीत के दबे पांव जो हमारा पार्ट था, उसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में हमें बताया गया था, उनके खंडहरों के बारे में बताया गया था। तो उन्हीं में जो खंडहर मिले थे उसमें बड़े बड़े जो घर थे उनमें छोटे कमरे भी थे और बड़े कमरे भी थे। तो इतने बड़े बड़े घरों में उन छोटे कमरों का क्या काम था, क्या अनुमान लगाया गया विशेषज्ञों द्वारा, आपको ये बताना है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई ये बड़े बड़े घर जो हैं काफ़ी बड़े लोगों के हुआ करते थे और ये छोटे कमरे उनके सेवकों के हुए होंगे, जो नौकर चाकर रहते होंगे, उनके कमरे हुआ करते होंगे। तो देखिए क्या है, मोहनजोदाड़ो के घर बड़े और घरों में मंजिलें भी थी, यानी कि घर बड़े थे और मंजिलें यानी फ्लोर्स भी थे। ऊपर की मंजिलों पर बड़े कमरे हैं, संभवतः वहाँ घर के मालिक ही रहते होंगे, यानी कि जो ऊपर की मंजिल थे वो कमरे बड़े थे तो वहाँ घर के मालिक होंगे, यानी कि जिनका घर था। घर की निचली मंजिलों में के कमरे बहुत छोटे हैं। ऊपर बने कमरों जैसी सुख सुविधाएं इन कमरों में हो ही नहीं सकती। इन कमरों के आधार पर ग्रेगरी पोलेस का अनुमान है कि निचली मंजिलों के कमरों में नौकर चाकर रहते होंगे, परंतु सभी घर एक ही कतार में बने हुए हैं। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो कालांतर में नष्ट हो गईं। इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े घरों में छोटे कमरे उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाए होंगे, यानी कि जो बड़े कमरे थे वो घर के मालिकों के थे, छोटे कमरे जो निचली मंजिलों पे थे वो नौकर चाकरों के भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल होते होंगे। 2 मंजिला थे, कुछ में तो सीढ़ियाँ मिली, कुछ में नहीं थी। तो सीढ़ियाँ न मिलने का कारण ये अनुमान लगाया गया कि शायद हो सकता है वो लकड़ी की रही हो जो समय के साथ नष्ट हो गई हो। प्रश्न संख्या 20 है, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था की उत्कृष्टता पर टिप्पणी कीजिए। वहां पर इसे जल सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तादाद में कुएं मिले, ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता को जल सभ्यता भी कहा गया। अब यहाँ पर जल निकासी का, अगर भाई जल इतने कुएं बनाए गए थे, कुंड बहुत थे, स्नान घर बहुत थे, तो इनकी निकासी का भी बहुत अच्छा प्रबंध था। इवन घर से निकलने वाला पानी भी जो घरों में लोग रहते थे उसका भी बड़ा अच्छा प्रबंध था। तो उस प्रबंध का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो क्या है देखिए, मोहनजोदाड़ो में पानी की निकासी का सुव्यवस्थित प्रबंध बहुत ही प्रशंसनीय है। घरों की नालियों की पक्की ईंटें होती थी,
ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों ओर समांतर दिखाई देती थी, यानी कि नालियां सड़क थी, सड़क के दोनों ओर थी मगर ढकी हुई थी। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप था, यानी कि अगर कॉलोनी के अंदर वो नाली होती थी तो क्या होता था, वो भी जो है ढकी हुई होती थी। प्रत्येक घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं, यानी कि एक बाहर सीपेज बना है वहां तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। वो सीपेज, मान लीजिए जैसे ये घर है, घर से एक नाली निकली तो बाहर एक बड़ा सा हौदा टाइप का बना है वहां, और उस हौदे में 2-3 घरों की जो नालियां आके मिलती हैं और फिर वहां से जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, वो आगे नाली में चला जाता है। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद है, मतलब कहीं कहीं पे तो वो खुली हुई है लेकिन अधिकतर वो बंद है, ताकि भाई ये जो पानी खुला आता है ये बहुत हद तक गंदगी फैलाता है, भाई बहुत बीमारियां फैलती हैं, तो इन सब चीजों से बचाव के लिए स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो में बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। इसीलिए वहां की जल निकासी व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ है। तो वहां पर आप रहने वालों की इतनी अच्छी व्यवस्था प्रबंध को देखकर बोला जाता है कि यहाँ पे जल निकासी का प्रबंध सर्वोत्तम है। वर्तमान समय में भी इसी तकनीक को अपनाया गया है। भाई आप अगर आजकल हम लोग अपनों के घर आसपास देखेंगे तो क्या हो गया, अब नालियां खुली नहीं होती, अब अंडरग्राउंड होने लगी। हमारे घरों का पानी जो है वो अंडरग्राउंड तरीके से चला जाता है, हमको दिखता भी नहीं है कि कहाँ चला गया। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में जो सीवर व्यवस्था है वह किसी रूप में मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था से प्रभावित रही होगी। यही कारण है कि जिस प्रकार आज की नालियां और सीवर के होल ढके हुए होते हैं, उसी प्रकार साफ सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी छोटी बड़ी नालियां ढकी होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि नगर की जल निकासी बेजोड़ तथा अद्भुत थी। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं पूरे शहर की इतनी अच्छी जल निकासी प्रबंध था कि उसे आज आधुनिक समय में भी अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुंड की विशेषता तथा उसका उपयोग क्या था। वहां पर कुंड मिले, स्नान, एक महाकुंड मिला, छोटे छोटे कुंड भी मिले, तो आपको वो जो बड़ा कुंड मिला था उसके बारे में आपको यहाँ बताना है, उसकी क्या क्या विशेषता थी। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बुक में दिया गया है, आपको यहाँ संक्षिप्त में देना होगा। कुंड लगभग 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है और गहराई 7 फीट है। इस कुंड की खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, यानी कि वहां पर पक्की ईंटों से जमाव किया गया है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में एवं दीवारों की ईंटों में के बीच चूने और चिरौड़ी के गाड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई और उनको चिपकाने के लिए बीच में जो दरारें रह जाती है एक ईंट से दूसरे की ईंट के बीच में, तो उसमें गारे का इस्तेमाल किया गया ताकि उसमें लीकेज ना हो, बाहर का गंदा पानी कुंड में नहीं आए और कुंड का पानी रिस कर बाहर ना जाए। इसलिए कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। कुंड बहुत बड़ा सा है, उसमें दक्षिण और उत्तर की तरफ से सीढ़ियां नीचे में उतर रही हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। तो यानी कि क्या है, साधु के घर हैं और दूसरी तरफ क्या है, 2 पात यानी कि 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर, मतलब 4 एक तरफ और 4 एक तरफ है। इनमें से किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। स्नान घर के एक दूसरे के सामने द्वार, भाई 8 बने हैं लेकिन किसी के द्वार एक दूसरे के सामने कभी नहीं खुलते। कुंड के पानी की बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है जो दोहरे घेरे वाला एक अकेला कुआं है। कुंड में पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। इस कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप से किया जाता रहा होगा। इसकी बनावट भी इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। यानी कि कोई बहुत ही होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ बहुत ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें स्नान का बहुत महत्व होता है, तो हो सकता है ऐसा कोई पवित्र या अनुष्ठानिक कार्य किया जाता हो जहाँ पर लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हों, तो इस रूप से इसे इस्तेमाल किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। एन फ्रैंक की डायरी, तो ये संचयन की हमारी बुक पूरक पुस्तिका है, उसका अध्याय है डायरी के पन्ने।
तो ये हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है किस तरीके से नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार किए थे उसका जीवंत दस्तावेज माना जाता है कि कैसे कैसे वो लोग रहे थे अपनी जान को बचाने के लिए। उस डायरी का इस्तेमाल किया गया, तो उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। फ्रैंक परिवार की सबसे छोटी लड़की 13 वर्षीय एन फ्रैंक नीदरलैंड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। यह परिवार यहूदी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो जाने के बाद फ्रैंक परिवार अज्ञातवास में चला गया, क्योंकि क्या था, नाजी जो हैं वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मारते थे, क्योंकि इस समय नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की अग्नि में लाखों यहूदियों को जलना पड़ा था। एन फ्रैंक की डायरी अपने समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में इस डायरी का महत्वपूर्ण स्थान है कि किस तरीके से नाजियों ने जितनी लोगों पर यात्राएं की थी उसका बहुत ही जीवंत उदाहरण है, क्योंकि खुद भुक्तभोगी ने इस चीज को लिखा है, तो जाहिर सी बात है उसने सारी बातें लिखी होंगी। और उसने कभी इसी इंटेंशन से नहीं लिखा कि लोग इसको पढ़ेंगे कभी, वो सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो डायरी लिख रही थी और सारी सही बातें लिख रही थी। ये तो बाद में उसके मर जाने के बाद उसके पिता ने ढूंढ कर उसको छपवाया और एक ऐतिहासिक दस्तावेज में तब्दील हो गई। यह डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद, भयावह और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में तत्कालीन परिस्थितियों एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों का जीवंत चित्रण किया है। इसमें उसने निजी सुख दुख तथा भावनात्मक उथल पुथल का भी चित्रण किया है। वो भाई डायरी है तो अपना निजी तो उसने लिखा ही लिखा है, लेकिन जो आसपास उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से घट रहा था उसके बारे में भी उसने इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एन को ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध सैनिक गर्व का अनुभव करते हैं? तो एन को ऐसा क्यों लगता था कि युद्ध में जो सैनिक लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, वो बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। एक बार उसने रेडियो पे जो है हिटलर और युद्ध में घायल हुए सैनिकों का वार्तालाप सुना, तो किस तरीके से हिटलर उनको बहुत प्रोत्साहित कर रहा था, वो अपने जख्मों को दिखा कर बहुत गर्व अनुभव कर रहे थे। तो इसी चीज़ से एन को ये चीज़ लगी कि युद्ध में जो सैनिक होते हैं वो अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो क्या है, एन ने रेडियो पर युद्ध का सारा हाल सुना था। उसने जैसा सुना वही अपनी डायरी में वर्णित कर दिया। घायल सैनिक इस बात पर गर्व कर रहे थे कि उन्होंने जिससे हाथ मिलाया वह संसार का सबसे बड़ा तानाशाह था। भाई हिटलर सबसे बड़ा तानाशाह था। उन्होंने अपने देश के लिए गोलियां खाई या बर्फ पर चलते चलते अपने पैरों से हाथ धो बैठे, यानी बर्फ चलते चलते उनके पैर एकदम गल के खराब हो गए और उन्हें काटना पड़ा था। इस तरह से अपने त्याग को लेकर वे गर्व का अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इतने बड़े तानाशाह के लिए इतना बलिदान किया, तो ये उनको बहुत ही गर्व का अनुभव करा रहा था। एन ने महसूस किया कि जिस सैनिक को जितने ज्यादा घाव थे वह उतना ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। एक सैनिक तो उत्साह के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। इस प्रकार रेडियो पर सुने वार्तालाप और पुरुष मानसिकता को समझकर एन को ऐसा लगा कि युद्ध में घायल सैनिक गर्व का अनुभव करते हैं। तो क्यों ऐसा युद्ध के सैनिक करते हैं? क्योंकि भाई वो घायल हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जितने घाव उतना ही ज्यादा वो गर्व महसूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रैंक तथा वान परिवार उबाऊपन दूर करने के लिए अज्ञातवास में क्या करता था? भाई ये लोग बाहर जा नहीं सकते थे। शाम होते ही, मतलब जब तक उजाला है तब तक वो काम कर लेते थे। जैसे ही अंधेरा हुआ उन्हें सारे पर्दे, दिन भर पर्दे लगे रहते थे। रात में भी उनको लाइट नहीं जलानी, अंधेरे में ही रहना, क्योंकि लाइट जलाएंगे तो बाहर के लोग जान जाएंगे कि यहाँ कोई रह रहा है। तो वो सब अकेलापन था। भाई कितनी देर वो क्या करेंगे? तो उसको दूर करने के लिए वो लोग क्या क्या करते थे? भाई पहेलियां बूझते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे। तो जो उन्होंने काम किया वो आपको यहाँ लिखना है। तो क्या दिया है, फ्रैंक तथा वान परिवार को बहुत लंबे समय तक के लिए सीमित कमरों में ही रहना पड़ा था। उनके पास कुछ विशेष करने को तो था नहीं, इसीलिए वे बोर हो जाते थे। इससे बचने के लिए वे कभी पहेलियां पूछते तो कभी अंधेरे में ही व्यायाम करते थे। वे दूरबीन लगाकर दूसरों के कमरे में झांक लिया करते थे। वे उबाऊपन दूर करने के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच बोलते और किताबों की समीक्षा करते थे। अंग्रेजी और फ्रेंच बोलना भी उन्होंने सीखा। किताबों, जो एक बुक ली, बुक भाई उन्होंने पढ़ लिया, अब उनकी क्या राय है, क्या चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे।
4 साढ़े 4 बजे के बाद वे पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए उस वक्त फ्रैंक तथा वान परिवार उल्टी सीधी हरकतें करके अपना मन बहलाने की कोशिश करते। इन सभी क्रियाकलापों के माध्यम से ही फ्रैंक और वान परिवार अज्ञातवास में अपने उबाऊपन को दूर करने का प्रयास करते रहते थे। कुछ हद तक वे दोनों इसमें सफल भी हो जाते थे, परंतु जब क्रियाकलापों का समापन हो जाता तब वे पुनः बोर होने लगते थे। भाई थोड़ी देर आप कोई एक्टिविटी कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर बोर हो जाओगे। भाई हमें तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए, नहीं तो हम बोरियत होते रहेंगे। तो ये उन लोगों के साथ हुआ करता था। तो इस तरीके से हमारा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने हर चैप्टर से आपके लिए कुछ कुछ निकाल के लाए, आपको पैटर्न समझाया, ताकि आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने ही वाले हैं। तो तैयारी करिए, पढ़िए। इससे पहले जो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सभी कुछ आपके लिए हमने बना के रेडी कर चुके हैं। तो आप उनको देखकर अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।